सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। मैं उर्वेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई यूबी सर पर। जैसे कि दोस्त हम देख रहे थे, पिछले वीडियो में हमने आपको जो कराया था वो विशेषण के बारे में बताया था। आपका विशेषण वहां से कंप्लीट हो चुका है। विशेषण की 2 वीडियो हैं, आप दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। दोनों वीडियो में आपको मैंने बहुत ही अच्छे से और सरल भाषा में आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो या तो आप कमेंट में लिख सकती हो, तो मैं उसको समझा सकता हूँ किसी वीडियो में, या फिर आप उसको वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार रिपीट कीजिए, यानी देखिए 1 से 2 बार। क्या होता है कि एक बार में जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो जब हम उसको दोबारा रिवीजन करते हैं तो वो अच्छे से और क्लियर हो जाता है। ऐसे ही आपका पढ़ने का तरीका होता है। आप अच्छे से जब रिवीजन करोगे, कोई चीज़ आपने 1 बार पढ़ी, फिर 2 बार पढ़ी, फिर वही चीज़ 3 बार पढ़ी, 4 बार पढ़ी, तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे दिमाग में एक इमेज बनाने लगती है। और जिस दिन आपके दिमाग में एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाएगी, उस दिन जो चीज़ आप पढ़ोगे वो कभी भी भूलोगे नहीं। यही पढ़ने का एक तरीका होता है। तो अगर आपको जो भी पार्ट समझ में नहीं आया है, आप उसको वीडियो को 1 से 2 बार रिपीट करके देखिए, आपके और जो भी डाउट होगा वो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे किसकी? क्रिया की। किसकी बात करेंगे? क्रिया। क्रिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक होता है विकारी, एक होता है अभिकारी। जो आपके विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसमें से हम संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विशेषण पढ़ चुके हैं। लास्ट जो आपको बताया वो क्या बचा है? क्रिया बची है। देखो, क्रिया सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रिया होती क्या है। क्रिया क्या होती है? क्रिया मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ की बात की जाए तो क्रिया का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्य का होना। आप बोल सकती हो कि इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? काम। काम। या आप बोल सकती हो कार्य का होना। क्या बोल सकती हो? कार्य का होना। कार्य का होना ही क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में देखो, इसी को बोलते हैं क्या? वर्ब। इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। अगर बात की जाए कि क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया कैसे कहते किसे हैं, तो हम सभी को पता है कि जो हमारी मूल भाषा है, हमारी कौन सी है? जो मूल भाषा। जब भी मूल भाषा की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि मूल भाषा किसे कहते हैं? तो हम सभी को पता है कि मूल भाषा आपकी कौन सी है? संस्कृत। मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत होती है। और जो संस्कृत होती है, मूल भाषा आपकी क्या होती है? संस्कृत। संस्कृत। अब जो हिंदी आपकी बनी है, अगर यहाँ से देखा जाए कि जो आपकी हिंदी बनी है वो अपभ्रंश से मानी जाती है, लेकिन उसकी जो उत्पत्ति मानी जाती है, इसे यानी मान लीजिए आदि जननी, जहाँ से उत्पत्ति हुई थी, संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश, उसके बाद आपकी हिंदी आई। लेकिन जो जननी मानी जाती है वो क्या मानी जाती है? हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? तो सभी को पता है कि संस्कृत को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? संस्कृत को कहा जाता है। और इसी संस्कृत में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, धातु। इसी संस्कृत में आपने पढ़ा होगा धातु। और जो संस्कृत भाषा थी उसी में जो धातु थी उसी को कहा जाता था क्रिया। क्रिया किसे कहा जाता था? संस्कृत में जो धातु होती थी उसी को क्या कहा जाता था? क्रिया कहा जाता है। और इसी धातु को हिंदी में क्या कहा जाता है? क्रिया। ऐसे आप देख सकते हो, इंग्लिश में जिसे वर्ब बोलते हैं, और जो संस्कृत में जो धातु थी आपकी, जो धातु होती हैं, धातु का मतलब होता है कि जहाँ से किसी भी शब्द की उत्पत्ति होती है। जहाँ से किसी भी शब्द की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे धातु कहा जाता है। अब बात आती है कि धातु, जो धातु होती है उसी संस्कृत में क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। और हिंदी में से क्या कहा जाता है? हिंदी में से क्या कहा जाता है? क्रिया कहा जाता है। संस्कृत में धातु और हिंदी में से क्रिया कहते हैं। अब देखो, जो धातु होती है आपकी, तो धातु भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। धातु भी आपकी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो बोलते हैं जिसे मूल धातु। मूल धातु। और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं क्या? यौगिक धातु। धातु भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मूल धातु, दूसरी कौन सी होती है? यौगिक धातु। अब देखिए, मूल धातु और यौगिक धातु कौन कौन सी होती हैं? तो जो देखो, मूल धातु होती है आपकी, और होती है मूल धातु और यौगिक धातु। जो मूल धातु होती है, मूल धातु का मतलब ही क्या होता है कि जो सबसे मूल, यानी जो जड़ होगी, जहां से जिसकी
उत्पत्ति हुई होगी वो होगी मूल धातु। और जो यौगिक धातु होती है ये आपकी किनसे बनती है, ये धातु में जब कोई दूसरा शब्द जोड़ दिया जाता है या मान लीजिए प्रत्यय लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए, प्रत्यय। और प्रत्यय कौन सा, ना प्रत्यय। यानी कि जब मूल धातु थी आपकी, मूल धातु में अगर कोई प्रत्यय लगा दिया जाए और क्या बन जाए, वो प्रत्यय ना प्रत्यय लगा दिया जाए, तो आपकी कौन सी बन जाती है, यौगिक धातु। और यही जो मूल धातु होती है, मूल धातु में जो हम प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो जो प्रत्यय लगने के बाद जो क्रिया बनती है, आप यहाँ से देख सकते हो कि मूल धातु में प्रत्यय जोड़ने के बाद जो क्रिया बनेगी वो क्या कहलाएगी, हिंदी में क्रिया कहलाएगी। ये समझिए। देखो जैसे मान लीजिए मूल धातु है लिख, मूल धातु है आपकी लिख, मूल धातु है पढ़, मूल धातु है चल, कौन सी है, चल। ये सब आपकी क्या है, मूल धातु। ये सब क्या है, आपकी मूल धातु है। अगर यहीं पे मैंने मान लीजिए लिख है तो इसमें जोड़ दिया न, प्रत्यय जोड़ दिया न, इसमें भी मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया, इसमें भी मैंने ना प्रत्यय जोड़ दिया। जब इन सब में ना प्रत्यय जोड़ दिया, देखो ना प्रत्यय जब जोड़ दिया, ना कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ना प्रत्यय, तो ये क्या बन गया, लिखना। क्या बन गया आपका, लिखना बन गया। ये क्या बन गया, पढ़ना, पढ़ना। और ये क्या बन गया, चलना, चलना। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ गए होंगे कि जो तो ये जो लिखा है ये तो आपकी क्या है, मूल धातु हैं। जब इसमें मैंने लिखा है कि धातु में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, धातु में यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाए, कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया, ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, तो कौन सी धातु बन जाती है, यौगिक धातु बन जाती है। और यौगिक धातु जो होती है उसी को क्या कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है। और देखो जैसे मैंने आपको लिखा है लिख में ना प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया आपका, लिखना बन गया। पढ़ना जोड़ दिया, ना जोड़ दिया तो पढ़ना बन गया। चल में चलना जोड़ दिया तो क्या बनना, चलना। और इसी को कहा जाता है क्या, क्रिया। इसी को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। तो यहाँ से आप एक चीज समझ सकते हो कि जो धातु होती है संस्कृत में जिसको धातु कहा जाता है, हिंदी में उसी को क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिए, संस्कृत में जो धातु होती है उसी को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। क्रिया धातु आपकी दो प्रकार की होती है, मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु होती है यानी जिसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे मूल बोलते हैं, यानी जड़। यौगिक धातु होती है वो, यहाँ पे आप ऐसे बोल सकती हो, जो मूल धातु होती है वो होती है स्वतंत्र। ऐसे बोल लीजिए, स्वतंत्र होती है। जो आपकी मूल धातु होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। जो यौगिक धातु होती है ये कैसी होती है, परतंत्र बोलो या स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती। अब देखो यहाँ पे स्वतंत्र का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ मूल धातु इसलिए स्वतंत्र होती है कि इसे बनाने के लिए किसी भी दूसरे शब्द की या किसी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्वतंत्र क्यों नहीं होती, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किसकी, प्रत्यय ना की जरूरत पड़ती है। यहाँ से आप ये चीज समझ गए होंगे कि जो धातु और यौगिक धातु क्या होती है। देखिए अब बात आती है परिभाषा की। परिभाषा की बात करते हैं हम, इसकी क्रिया की परिभाषा क्या होती है, क्रिया की परिभाषा। तो देखो हमने सभी ने पढ़ा है, हम सभी ने क्या पढ़ा है कि वाक्य में जिस शब्द से, हम यही पढ़ते हैं कि वाक्य में जिस शब्द से, जिस शब्द क्रिया का होना या क्रिया का करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए मैं हम लोग परिभाषा देखते हैं तो हर बुक्स में आपको एक चीज लिखी मिलेगी, वाक्य का, वाक्य में क्रिया का होना, क्रिया का होना, वाक्य में क्रिया का होना या करना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वाक्य में किसी भी काम का होना या क्रिया का होना क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। लेकिन हम ये किताब क्या है, हर बुक्स में आपको यही लिखा मिलेगा और हम उसे आराम से पढ़ते भी जाते हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, उसको परिभाषा को याद करते जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने ये कभी सोचा है कि मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस नहीं है, याद वहाँ पे कोई वाक्य नहीं है, अगर वहाँ पे कोई वाक्य नहीं है और मैंने यहाँ पे जैसे लिख दिया पढ़ना, पढ़ना लिख दिया, तो क्या यहाँ पे कोई वाक्य है, केवल एक शब्द ही तो है।
तो हम इसे क्रिया नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। बिल्कुल हम इसे क्या मान सकते हैं? क्रिया मान सकते हैं। तो वाक्य आपको रटने की जरूरत नहीं है कि वाक्य वाक्य में होना, काम का होना या पाया जाता है, ये क्रिया कहते हैं, उसे नहीं। केवल आपको क्या करना है, इसकी परिभाषा आपको याद करनी है कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से काम का होना, काम का होना या करना पाया जाता है, या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। देखो बुक्स में आपको लिखा होता है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया का होना, लेकिन मैंने यहाँ पे वाक्य क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वाक्य इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं है कि उसका सेंटेंस, जब कोई शब्द है या कोई क्रिया हो रही है तो उसका वाक्य हो सकता है उसका वाक्य में प्रयोग ना किया गया हो। आपसे नॉर्मली पूछ ले, नॉर्मली पूछ सकता है, लिखना, पढ़ना, सोना सब क्या है? क्रियाएं हैं। मैं अगर वाक्य की बात आती है, जैसे मैंने लिखा कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, यह तो आपको दिखाई दे रहा है कि वाक्य है। अगर मैं डायरेक्ट यहीं पे यह लिख देता कि पढ़ना, पढ़ना क्या है, तो आपको पता है पढ़ना भी तो एक क्रिया है, पढ़ना भी तो क्रिया है। अब इसका प्रयोग हमने वाक्य में तो किया नहीं है, फिर भी है। तो केवल हम इसकी जो परिभाषा पढ़ते हैं वो क्या पढ़ेंगे कि शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्रिया कहा जाता है। अब देखिए क्रिया होता क्या है। देखो हम अच्छे से जानते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को संपन्न कर रहा हो। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है वो कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो आपका राम क्या है? यहाँ पे कर्ता है। राम के द्वारा जो कार्य किया गया है, राम के द्वारा जो काम किया गया है वो क्या काम किया गया है? आपको पता है पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पढ़ना आपकी क्या है? फिर क्रिया है। केवल हमें किस पे गौर करनी है? क्रिया पे गौर करनी है, और किस वाक्य में किसी भी सेंटेंस पे नहीं करनी। हमें केवल क्रिया से मतलब है यहाँ पे, और किसी से नहीं। अब आपको पता है कि पुस्तक भी क्या होता है? तो पुस्तक आपका कर्म है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पढ़ने का कार्य कर रहे हो, तो उसका फल किस पे पड़ रहा है? पुस्तक पे ही तो पड़ रहा है। पढ़ा कौन जा रहा? पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो ये देखो केवल हमें यहाँ पे देखना है क्रिया। धातु आप समझ गए, क्रिया की डेफिनेशन भी आप समझ गए। अब देखिए क्रिया के भेद। अगर देखो क्रिया के भेद की बात की जाए तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कर्म के आधार पे, कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, यानी कर्म के आधार पे क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पे क्रिया के भेद की बात की जाए तो आपको पता है कि कर्म के आधार पे दो प्रकार होते हैं, यानी दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद माने जाते हैं। किसी किसी बुक्स में आपको तीन दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो द्वय कर्म होता है उसको इसमें जोड़ दिया जाता है सकर्मक में। तो यहाँ पे लेकिन हम जब क्रिया के भेदों की बात करेंगे रचना के आधार पे या कर्म के आधार पे, तो हमें केवल दो ही भेद देखने हैं। पहला कौन सा है आपका? अकर्मक। पहला कौन सा है आपका? अकर्मक। और दूसरा कौन सा है आपका? सकर्मक, सकर्मक। और सकर्मक के ही आपके दो प्रकार होते हैं सकर्मक के। इसी में होता है आपका कौन सा? एक कर्मक, एक कर्मक। और दूसरा कौन सा होता है आपका? द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अब देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है अकर्मक में, यहाँ पे क्या लिखा है? अ प्लस कर्म, अ प्लस कर्म। और यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है स प्लस कर्म, स प्लस कर्म। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो एक कर्म। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? द्वय कर्म। देखो यहाँ पे परिभाषा आप बहुत ही नॉर्मली समझोगे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक कर्मक और द्विकर्मक। यहाँ पे देखो अमाने क्या होता है? नहीं, अमाने नहीं। और समाने होता है साथ में, साथ। सहमाने क्या होता है? साथ।
अब देखो, जो अकर्मक होता है, जो अकर्मक होता है, दूसरा सकर्मक होता है। जो अकर्मक होता है उसके साथ कर्म नहीं होता, जो अकर्मक होता है उसके साथ कर्म नहीं होता, और जो सकर्मक होता है उसके साथ क्या होता है, कर्म। यानी स का मतलब ही साथ है, अ का मतलब नहीं, यानी कर्म के बिना, यानी कर्म के बिना या कर्म नहीं हो। और सकर्मक क्या होता है, जिसके साथ क्या हो, कर्म हो। तो यहाँ पे देखो हम नॉर्मली समझेंगे कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसके साथ कोई कर्म दिया हो या कर्म लगने की संभावना हो, जिसके साथ कोई कर्म हो या कर्म लगने की कोई संभावना हो, वहां पे आपका क्या होता है, सकर्मक होता है। और जहां पे कोई भी कर्म ना हो, वो क्रिया कैसी होती है आपकी, अकर्मक होती है। एक कर्मक क्रिया कौन सी होती है, जिसमें केवल एक ही कर्म हो। और द्वि कर्मक कौन सी होती है, जिसमें दो कर्म हो। एक कर्म होगा तो एक कर्मक, और द्वि कर्म है तो कौन सा हो जाएगा, द्वि कर्मक। ये चीज आप समझ गए होगी। तो सबसे पहले हम जो आज देखेंगे वो क्या देखेंगे, अकर्मक के बारे में। कौन सी, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, अकर्मक। अकर्मक आप समझ गए, अकर्मक कौन सी होती है, जिसके साथ क्या हो, कर्म ना हो, जिसके साथ क्या हो, कर्म ना हो। जिसके साथ कर्म ना हो कौन सी है, अकर्मक। परिभाषा की बात की जाए तो देखो, परिभाषा हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, केवल 2 पॉइंट याद रखेंगे अकर्मक होती कौन सी है। सबसे पहला पॉइंट तो हम ये देखेंगे कि जो अकर्मक क्रिया होती है उसका प्रभाव किस पे पड़ता है। अब यहां पे देखो कर्म तो है नहीं। एक चीज आप समझना कि देखो, सबसे पहले आपका क्या होता है, कर्ता होता है, फिर आपका क्या होता है, कर्म होता है, फिर आपका क्या होता है, क्रिया होती है। बचपन में हमने पढ़ा था कि कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नरम। इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर वाक्य में आपको 3 चीजें पता है, कर्ता पता है, कर्म पता है, क्रिया कौन सी है पता है, तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होता था। यहीं पे आप ये चीज देखोगे कि मैंने आपको कारक में पढ़ाया था। कारक जब हम पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि यदि एक वाक्य में एक से ज्यादा कारक कारक आ जाते हैं, एक वाक्य में यदि एक से अधिक कारक आते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि जो क्रिया के सबसे पास में होता है, जो क्रिया के सबसे पास में होगा, हमेशा कारक हम उसी में देखेंगे, उसी में देखेंगे। अब यहां पे एक चीज देखिए, अब क्रिया है, मान लीजिए आप लोग, जो आपके पास खड़ा है, आप सबसे पहली वरीयता उसको दोगे या जो दूर खड़ा है उसको दोगे। अजय, जो आप उसको फल दोगे यानी व्यापार का जो फल दोगे, या मान लीजिए आप उसको वरीयता दोगे या किसी पे प्रभाव डालोगे। मान लीजिए मेरे पास 2 व्यक्ति खड़े हैं, एक आगे खड़ा है, उससे एक आगे खड़ा है, तो मैं सबसे उसके कंधे पे हाथ रखना चाहूंगा, तो मैं पहले वाले के रखूंगा कि उसके जो आगे खड़ा है उसके पे रखूंगा। नॉर्मल सी बात है, पहले वाले के रखूंगा। तो अगर तीनों वाक्य में तीनों चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे देखिए, यदि वाक्य में कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, तो जो क्रिया के सबसे पास में होता है, क्रिया हमेशा उसी पे अपना प्रभाव डालती है। जो सबसे पास में होता है, क्रिया हमेशा उस पे अपना प्रभाव डालती है। अगर यहाँ पे प्रभाव डाल रहा है किस पे, कर्म पे, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक है। अगर क्रिया के पास में कर्म है, कर्म है और क्रिया अपना प्रभाव किस पे डालेगी, फिर कर्म के ऊपर डालेगी, तो सकर्मक होगी। यदि यही क्रिया, मान लीजिए यहां पे कर्म नहीं होता, यहां पे कर्म नहीं होता, मैंने यहां से कर्म को हटा दिया। अब आपको पता है कि जब यहां पे कर्म है ही नहीं, जब यहां पे कर्म है ही नहीं, तो अब जो क्रिया है वो किस पे प्रभाव डालेगी, अपना कर्ता पे डालेगी। क्योंकि यदि कर्म बीच में होता तो पास वाले पे डालती, जब पास में कोई है ही नहीं तो फिर तो क्या करोगे, आप दूर वाले को ही देखोगे ना। तो जो क्रिया है अब प्रभाव किस पे डालेगी, कर्ता पे डालेगी। तो अगर कर्ता पे डालेगी तो यही क्या कहलाएगी, आपकी कर अकर्मक क्रिया। ये चीज आप समझ गए होगे कि अकर्मक किसे कहते हैं और सकर्मक किसे कहते हैं। अब देखिए, परिभाषा की बात की जाए कि तो आप नॉर्मली लिखोगे क्रिया, क्रिया का, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े, जिस पर पड़े, उसे क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया। यानी मैंने आपको अभी समझाया है
कि जो कर्ता होता है किस पे प्रभाव पड़ेगा, कर्ता पे। अगर प्रभाव कर्ता पे पड़ेगा तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे क्या होगा, इसमें इसमें कर्म नहीं होता है, कर्म नहीं होता है, इसमें कर्म नहीं होता है। यदि कर्म आ जाएगा फिर तो वो कौन सी बन जाएगी, सकर्मक बन जाएगी, क्योंकि उसके साथ कर्म है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको पॉइंट क्या याद रखना है, इसमें क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े यानी कर्ता पर पड़े। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े, कर्ता पे पड़े। और दूसरा पॉइंट आपको आप क्या रखना है कि इसमें क्या होता है, कर्म नहीं होता है। क्या होता है, कर्म नहीं होता है। जैसे मान लीजिए, पहले तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि कौन कौन सी हो सकती हैं। देखो, हंसना, हंसना, रोना, चिल्लाना, चिल्लाना, सोना, सोना, नहाना, नहाना, ये सब क्या है यहाँ पे, सब अकर्मक क्रिया हैं। उड़ना, ये सब कैसी क्रिया हैं, अकर्मक क्रिया हैं। अब इन्हीं का प्रयोग हम क्या करते हैं, एक तो आपसे जब उसको पेपर थोड़ा टफ बनाना हो तो आपको केवल शब्द दे देगा, ऐसे शब्द दे देगा, हंसना, रोना, चिल्लाना, सोना कौन सी क्रिया है। अगर यहाँ पे ये सब ना दिया हो, अगर आपसे ऐसे बोल दे, मान लीजिए यदि आपको वहाँ पे क्या दिया है, शब्द दिया है, फिर तो आपको कैसे पता करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर वहाँ पे कोई वाक्य दिया है फिर आप उसको पता कैसे करोगे कि कौन सी क्रिया है। तो देखो, जो वाक्य दिया होता है तो उसमें आपको देखना है कि इसमें कर्म है कि नहीं। सबसे पहले तो हमें कर्म के बारे में देखना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले कर्ता होगा, उसके बाद आपका कर्म लिखा होगा, उसके बाद आपकी क्रिया लिखी होगी। अगर वहाँ पे बीच में आपको कर्म नहीं मिलता है, कर्म नहीं मिलता है, तो जो अपना क्रिया जो प्रभाव डालेगी वो किस पे डालेगी, हमेशा कर्ता पे डालेगी। किस पे डालेगी, कर्ता पे डालेगी। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मोहन हंसता है, मोहन मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। दूसरा हम देखेंगे, राम सो रहा है, राम सो रहा है। तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे, मोर नाचता है, मोर नाचता है। अब यहाँ पे देखो, आपको समझना क्या है, सबसे पहले तो आपको देखना है इसमें कहीं कर्म है, इसमें आपको कहीं भी कर्म दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि आपको पता है कि जो कर्ता होता है, जो क्रिया को संपन्न करने वाला होता है, जो क्रिया को कर रहा होता है, वो हमेशा कर्ता होता है। अब यहाँ पे कर्ता की बात की जाए तो आपको पता है यहाँ पे मोहन क्या है, कर्ता है। आपको पता है कि हंसना क्या है, यहाँ पे क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया है। जैसे राम सो रहा है तो सोना क्या है, आपकी क्रिया है। मोर नाच रहा है तो नाचना क्या है, यहाँ पे क्रिया है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो मोहन है, राम है, मोर है, ये सब कर्ता हैं, क्योंकि जो क्रिया को संपन्न कर रहे हैं, संपन्न करने वाले हैं ये लोग, न कि कर्म है। अब देखो, प्रभाव की बात चल रही थी कि प्रभाव किस पे पड़ेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं हंस रहा हूं, मान लीजिए मैं हंस रहा हूं या मोहन हंसता है, आपको पता है मोहन हंसता है। अब जो हंसने का प्रभाव है, मान लो हंस रहा है तो कौन हंस रहा है, मोहन ही तो हंस रहा है। तो हंस रहा है तो उसकी देखो इंद्रियां होंगी, वो भी मतलब खिंचाव करेंगी, तनाव पैदा करेंगी, तो वो किस पे प्रभाव डालेंगी, मोहन पे ही तो डालेंगी। किस पे डालेंगी, आपको पता है, मोहन पे। या देखिए राम सो रहा है, अब जो सोने का प्रभाव पड़ रहा है, जो सोने का प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, राम पे। क्योंकि जो राम है उसी को तो नींद आ रही है, उसी की आंखें बंद हैं, ठीक है, वही सो रहा है, कब जागेगा कि नहीं जागेगा, ये सब किस पे प्रभाव डाल रहा है, सोना, राम पे। अब मोर नाच रहा है, मान लीजिए नाच रहा है तो नाच से नाचते थक जाएगा, मान लो थक गया, जैसे आप डांस कर रहे हो तो आप थक गए, थक जाते हो, तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है, आप ही पे तो पड़ रहा है, क्योंकि आप नाच रहे थे और नाचने आते क्या हो गया, आप थक गए।
तो अब जब थक गए हो तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोर पे, क्योंकि मोर नाच रहा था और नाचते नाचते क्या हो गया, वो थक गया। तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मोर पे। तो आपको देखना क्या है, केवल ये देखना है वाक्य में कि प्रभाव किस पे पड़ रहा है और कर्म बीच में है या नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। और सबसे एक मैं आपको सरल तरीका बताता हूं, आपको क्या करना है, क्या और किसको से प्रसन्न करना है। केवल आप क्या से प्रसन्न करिए, केवल आप क्या करिए, क्या से प्रसन्न करिए। क्या हंसता है, क्या हंसता है? अगर यहाँ पे आप बोलते कौन हंसता है तो आप बोल सकते थे मोहन हंसता है, लेकिन हमें प्रसन्न करना किससे है? क्या से करना है। अगर क्या से प्रसन्न करने पर, क्या से प्रसन्न करने पर यदि आपको उसका आंसर मिल जाता है, क्या से प्रसन्न करने पर यदि आपको उसका उत्तर मिल जाता है तो हमेशा वहाँ कौन सा होता है? सकर्मक होता है। यदि उसका उत्तर नहीं मिलता है तो क्रिया हमेशा कैसी होती है? अकर्मक होती है। और जिसका प्रभाव किस पे पड़े, किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। बच्चा चिल्ला रहा है, मान लीजिए मैंने बोला बच्चा चिल्ला रहा है। मान लीजिए मैंने बोला सीता नहा रही है या सीता नहाती है। तो सीता का जो नहाने का जो प्रभाव पड़ रहा है किस पे पड़ रहा है? सीता पे पड़ रहा है। बच्चा चिल्ला रहा है तो चिल्लाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? बच्ची पे पड़ रहा है। तो आपको क्या देखना है कि जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है, क्रिया हमेशा कौन सी होती है? आपकी अकर्मक होती है। जिसका प्रभाव किस पे, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पे पड़े, तो क्रिया हमेशा कौन सी होती है? आपकी अकर्मक होती है। अगर उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता तो फिर क्रिया कौन सी होती? आपको पता है, सकर्मक होती। देखो, एक तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि जिससे भी अगर हम क्या से प्रसन्न करते हैं, यदि क्या से प्रसन्न करने पर हमें उसका उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक होगी। यदि उसका उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया कैसी होगी? आपकी अकर्मक होगी। ये चीज़ आप समझ गए होगी। और एक पॉइंट मैं आपको यहीं पे लिख के दे देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो विशेष में, विशेष करके आप नोट करके लिख दीजिए। जो क्रियाएं स्वाभाविक होती हैं, जो क्रियाएं कैसी होती हैं? स्वाभाविक। यानी आप बोल सकती हो कि स्वाभाविक, स्वाभाविक क्रियाएं, स्वाभाविक क्रियाएं कैसी होती हैं? हमेशा अकर्मक होती हैं, अकर्मक। अब बात आती है कि स्वाभाविक क्या होता है। स्वाभाविक आपको पता है कि जो स्वाभाविक होता है अपने, मतलब आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो एक स्वभाव है। सोना क्या है? सोना एक स्वभाव है आपका। सोना क्या है? स्वभाव है। दौड़ना क्या है? एक स्वभाव है। क्यों है? क्योंकि आपसे ये बताइए कि एक लिमिट होती है, आप कब तक जागते रहोगे? आपसे बोला जाए कि आप 10 दिन जाग जाइए, क्या जाग जाओगे? नहीं जाग पाओगे, क्योंकि वो क्रिया स्वाभाविक है। जब फीलिंग्स हमें सोने की है तो हमें सोना है, तो क्या है? एक स्वाभाविक है। चिल्लाने क्या है? कोई हमसे बोलता है कि आप चिल्लाओ, या कोई बोलता है कि हमसे कुछ बोलो। ये क्रियाएं कैसी होती हैं? स्वाभाविक होती हैं। तो क्योंकि ये हमें क्या दी गई हैं? एक तरह मान लीजिए आप कि हमारे अंदर जो भाव होते हैं वो क्रियाएं हमेशा कैसी होती हैं? स्वाभाविक होती हैं। जो भाव जितने भी होते हैं वो सब क्रियाएं स्वाभाविक होगी। तो आपको क्या करना है कि जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं वो हमेशा कैसी होंगी? अकर्मक होगी। जैसे सोना है आपकी कैसी है? स्वाभाविक है। हंसना है कैसा है? स्वाभाविक है। कैसा है? स्वाभाविक है। अब देखो, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिस पे प्रभाव पड़े, यानी क्रिया का प्रभाव किस पे पड़े? कर्ता पर पड़े। दूसरी आपकी कौन सी थी? सकर्मक। दूसरी हम किसकी बात करेंगे? सकर्मक। सकर्मक क्रिया। बात करने जा रहे हैं किसके बारे में? सकर्मक क्रिया के बारे के। सकर्मक क्या होता है? अब देखो यहां से आप समझ गए होगी, अकर्मक था जिसके साथ कर्म नहीं होता, और सकर्मक क्या होता है? जिसके साथ क्या हो? कर्म हो। कर्म हो तो क्या होता है वहां पे? सकर्मक होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? क्रिया का फल, क्रिया का प्रभाव, ऐसे लिख सकते हो आप, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े। क्या बोल सकती हो? क्रिया का प्रभाव कर्म पर, कर्म पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जहां कर्ता पे पड़ रहा था
वहाँ पे क्रिया आपकी कैसी थी? अकर्मक थी। जहाँ पे कर्म पर पड़ेगा क्रिया कैसी होगी आपकी? सकर्मक होगी। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जिसके साथ कर्म हो, जिसके साथ कर्म हो। सकर्मक कब होगा? जब जिसके साथ कर्म होगा, कर्म हो या कर्म लगने की संभावना हो। कर्म लगने की संभावना हो। या तो जिसके साथ क्या हो? कर्म हो, जिसके साथ कर्म प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पर पड़े। या जिसके साथ क्या हो? कर्म लगने की संभावना हो, या जिसके साथ कोई कर्म हो। तो क्रिया हमेशा कैसी होगी आपकी? सकर्मक होगी। क्रिया कैसी होगी आपकी? सकर्मक होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा सीता विद्यालय जाती है। सीता विद्यालय जाती है। दूसरा हम देखेंगे राम फल खाता है। राम फल खाता है। और तीसरा हम यहाँ पे क्या देखेंगे? तीसरा देखेंगे बच्चा सड़क पर नहीं, इसको रहने दीजिए क्योंकि ये चेंज हो जाएगा। देखो इसी में हम पहले समझते हैं, तब उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो आपको पता है कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है? क्रिया कौन सी है आपको पता है? यहाँ पे जाना क्रिया है, यहाँ पे कौन सी है? खाना क्रिया है। देखो अब आपको पता है कि जो कार्य को संपन्न कर रहा है वो कौन कर रहा है? सीता। यहाँ पे कौन कर रहा है? राम कर रहा है। जो आपकी क्रिया है वो आपको पता है यहाँ पे खाना है, यहाँ पे जाना है। अब आपको पता है कि जो प्रभाव है, मैंने आपको क्या बोला था कि प्रभाव किस पे पड़ना चाहिए? कर्म पे। और या फिर उसमें आपको कर्म दिखाई देना चाहिए। तो सबसे पहले आपका क्या था? कर्ता था। दूसरा आपका क्या था? कर्म था। और तीसरा आपका क्या था? क्रिया थी। अगर यहाँ पे क्रिया के बीच में कर्म नहीं होता तो फिर तो कर्ता प्रधान था, यानी कर्ता को हम प्रभाव डालता। लेकिन यहाँ पे कर्म दिया है, पहले क्या दिया है? कर्म दिया है। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्म पे पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि सीता विद्यालय जाती है, तो जो जाने का प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? विद्यालय पे पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? कि सीता जब जा रही है विद्यालय तो पढ़ने जा रही होगी, नॉर्मल सी बात है, पढ़ने जा रही होगी। तो वहाँ पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? विद्यालय पे पड़ रहा है। और यहाँ पे विद्यालय आपको दिखाई भी दे रहा है। कर्म कहते किसे? जो कर्ता के द्वारा क्रिया संपन्न की जाती है। कर्ता के द्वारा जो क्रिया संपन्न की जाती है उसका जो रिजल्ट होता है वही आपका क्या होता है? कर्म होता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है राम फल खाता है। तो जब राम खाने की क्रिया कर रहा है, तो आपको नॉर्मल सी पता है कि जो फल होगा वो क्या होगा? कमी तो होगा, बढ़ेगा तो है नहीं। यहाँ पे देखो एक ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, जब उसके प्रभाव की बात की जाए हो सकता है वो कम हो रहा हो सकता है वो ज़्यादा हो रहा हो सकता है उसको और अच्छा माना जा रहा हो। तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है? वो कर्म होता है। अब यहाँ पे राम फल खाता है, तो आपको पता है कि जो खाने का प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? फल पे। क्योंकि जो खत्म होगा वो क्या होगा? फल ही तो होगा। जब राम फल खाएगा तो धीमे धीमे फल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उसी को क्या होगा? जैसे मैंने बोला, एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। गीता पानी भरती है। गीता पानी भरती है। अब आपको पता है कि यहाँ पे भरना क्या है? सभी को पता है भरना क्या है? क्रिया है। जब गीता पानी भर रही है तो पानी क्या होगा? कम होगा। पानी कैसा होगा? वहाँ पे कम होगा। तो जो भरने का प्रभाव पड़ रहा है वो किस पे पड़ रहा है? पानी पे। तो यहाँ पे आपका कौन सा है? कर्म है ये क्या हो जाएगा? सकर्मक, यानी कर्म के साथ। और गीता आपको पता है यहाँ पे क्या है? करता है। गीता यहाँ पे क्या है? करता है। मैंने आपको देखो ये पॉइंट तो आपको पता है कि प्रभाव किस पे पड़े? कर्म पे। तो कर्म सकर्मक होता है। लेकिन आपको पता है कि जिसके साथ कर्म हो, ये भी आप पॉइंट समझ सकते हो। लेकिन देखो ये वाला पॉइंट समझिए, ये वाला
कि कर्म लगने की संभावना हो, कर्म लगने की क्या हो वहां पे, संभावना हो। जहां पे कर्म लगने की संभावना हो वहां पे भी आपका कौन सा होता है, सकर्मक होता है। मान लीजिए मैंने लिखा, एक तो आपसे देखो सेंटेंस में पूछता है तो वहां पे आप आराम से इसको पहचान सकते हो। अगर मैं यहीं पे देन इसको मिटा देता हूं, अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं, नॉर्मली आपसे दे दे कि लिखना कैसी क्रिया है, लिखना कैसी क्रिया है। अब देखो मैंने बोल दिया लिखना, लिखना बोल दिया। मैंने यहाँ पे बोल दिया पढ़ना कैसी क्रिया है, पढ़ना कैसी क्रिया है, लिखना कैसी क्रिया है। यहीं पे लिख दिया सोना कैसी क्रिया है। फिर आप देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम प्रश्न किससे करेंगे, आपको पता है हमने आपको क्या बताया था कि प्रश्न आपको क्या करना है, क्या से करना है। प्रश्न किससे करना है, आपको क्या से करना है, या बोल सकते हो किसको से करना है। किसको से प्रसन्न हमेशा वहां पे होता है, किसको से प्रसन्न हमेशा किसे या किसको से प्रसन्न कहाँ होता है, जहां पे उसी कारक की विभक्ति दी हुई हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। अब आपको पता है कि राम तो क्या यहाँ पे करता है ही। अब हमें यहाँ पे क्या मारा ये नहीं कर सकते, किसको मारा, तो आप कहोगे कि रावण को मारा। तो जिस इसका मैंने इसीलिए आपको नहीं बताया कि किसी और किसको क्यों लिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती समझने में कि कर्म कहाँ है। यहाँ तो स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि क्या कर्म है, रावण को यानी कर्ता ने, कर्म को तो कर्ण है ही, कर्म है ही। तो इसे आपको केवल क्या करना है, हमें क्या से मतलब रखना है, क्या किसको से आप कर्म अपने आप ही ढूंढ लोगे। यहाँ पे लिखोगे आप क्या लिखा, क्या लिखा, यहाँ पे आपने लिखा क्या पढ़ा, यहाँ पे आपने लिखा क्या सोया, क्या सोया। देखो तीनों के साथ मैंने क्या लगा दिया। अब आप बताइए यहाँ पे एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पे मैंने तीनों के साथ क्या लगा दिया। तो आप बोल सकते हो क्या लिखा, तो आप बोल सकते हो कि पत्र लिखा, हो सकता है कुछ और लिखा हो। यहाँ पे आपने लिखा क्या पढ़ा, क्या पढ़ा, तो आप बोल सकते हो पुस्तक पढ़ी, पत्र पढ़ा, अखबार पढ़ा। तो क्या है यहाँ पे संभावना है कि कर्म लग जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा क्या सोया, अब बताओ क्या सोया, ये आप बोल सकते हो कि क्या सोया, नहीं बोल सकते। तो ये कैसा हो गया, अकर्मक, कैसा हो गया, अकर्मक। और ये दोनों कैसे हो गए यहाँ पे, ये दोनों हो गए सकर्मक। सकर्मक क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पे कर्म लगने की संभावना है, लेकिन यहाँ पे कर्म लगने की संभावना नहीं है। और जिसके साथ कर्म लगने की संभावना ना हो तो वो कौन सा होता है, अकर्मक होता है। और जिसके साथ कर्म लग जाए वो कौन सा होता है, सकर्मक होता है। देखो मैंने आपको बताया था सकर्मक, सकर्मक और सकर्मक के कितने भेद बताए थे आपको, दो भेद बताए थे, कौन कौन सी। एक क्या था, एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा क्या था आपका, द्वय कर्मक, द्वय कर्मक। तो जी ये चीज़ आप समझ गए होगे अच्छे से, और आपको पता भी है कि एक कर्मक किसे कहते हैं और द्वय कर्मक किसे कहते हैं। जिस वाक्य में क्या हो, केवल एक कर्म हो तो वो कैसा है, एक कर्मक हो गया। और जिसमें कितने कर्म हो, कौन दो कर्म हो, तो वो कैसा होता है आपका, द्वय कर्मक होता है। और द्वय कर्मक और एक कर्मक किसके भेद होते हैं आपको पता है, सकर्मक के होते हैं। किसी किसी बुक्स में आपको द्वय कर्मक अलग से मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको रचना के आधार पर जब बात की जाएगी तो आपको आंसर दो ही लगाना है। अब देखिए द्विकर्मक, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा मैंने हिंदी हिंदी पढ़ाई, मैंने हिंदी पढ़ाई। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मुझे याद आ गया है कि जिस भी संज्ञा के साथ या किसी भी क्या हो सर्वनाम के साथ अगर आपको ने दिखाई दे, ये पॉइंट मैं भूल गया था आपको याद, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो आपको कुछ भी कभी कभी होता है कि वहाँ पे जो वाक्य आता है तो उसमें हमको ढूंढना पड़ता है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपको वहाँ पे ढूंढना भी नहीं है।
जैसे आपने देखा कि ने का प्रयोग हुआ है, किसी में ने का प्रयोग हुआ है और जो काल बना है वो कैसा है, सॉरी भूतकाल है। कैसा है? भूतकाल। और परसर्ग क्या आया है वहाँ पे? ने आया है। तो हमेशा वहाँ पे जो क्रिया होती है वो सकर्मक होती है। ये चीज़ और आप याद रखोगे कि यदि किसी भी परसर्ग ने का प्रयोग हुआ है तो क्रिया हमेशा कैसी होगी? सकर्मक होगी, वहाँ पे अकर्मक कभी नहीं होती। जैसे देखो, मैंने हिंदी पढ़ाई और यहाँ पे मैं लिख दूँ मैंने छात्रों को मैंने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। हिंदी पढ़ाई। अब देखो यहाँ पे आपका एक कर्म है। देखो यहाँ पे पढ़ना क्या है? आपकी क्रिया है। पढ़ना क्या है? यहाँ पे क्रिया है। यहाँ पे पढ़ना क्या है? क्रिया है। और क्या पढ़ाई? हिंदी। तो कमी किस में आई होगी? हिंदी में। तो हिंदी यहाँ पे क्या है? आपका कर्म हो गया। हिंदी क्या है? आपका कर्म है। तो क्रिया कैसी है? सकर्मक। और सकर्मक में कैसी है? एक कर्मक। क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही कर्म दिया है, हिंदी। हिंदी यानी किस पे प्रभाव पड़ा है पढ़ने का? हिंदी पे पड़ा है। और यहाँ पे देखो, मैंने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। मैंने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो एक तो आपका छात्र हो गया, दूसरा क्या हो गया? हिंदी हो गया। और पढ़ना आपका क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे कर्म कितने आए हैं आपके? दो कर्म आए। एक तो क्या है? हिंदी कर्म है। दूसरा क्या है? आपका छात्र कर्म है। मैंने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि छात्रों को। तो यहाँ पे किसनो, किसको, किसने लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा देखो, मैं इसके साथ प्रयोग किया, मैंने क्या कहा? क्या पढ़ाई। तो आप कहोगे कि हिंदी पढ़ाई। क्या पढ़ाई? तो आप कहोगे हिंदी पढ़ाई। तो आपको पता है ये भी आपका क्या है? यहाँ पे कर्म हो गया। और किसको लगाओगे? तो छात्रों को मिल जाएगा। तो ये भी आपका कर्म हो गया। और स्पष्ट आपको यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है। कौन सा? ये वाला। मैं ने। और जिसके साथ ने आ जाए, क्रिया हमेशा कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। ये आप अच्छे से समझ गए होगे। यानी आपको केवल यहाँ पे दो चीज पॉइंट समझने हैं। जिसमें दो कर्म मिल जाए आपको, क्रिया कैसी होगी आपकी? द्विकर्मक। और जिसमें केवल एक कर्म हो, वो क्रिया कैसी होगी आपकी? अकर्म, सॉरी, एक कर्म होगा, क्रिया एक कर्मक होगी। जिसमें दो कर्म होंगे, क्रिया कैसी होगी? द्विकर्म होगी। और जो एक कर्मक होती है उसी को क्या कहा जाता है? सकर्मक भी कहा जाता है। यहाँ पे भी आप इसको सकर्मक बोल सकते हो सकता है वाक्य में आपको दो कर्म देखने को मिल जाए। अब मैं कुछ आपको फैक्ट देता हूँ जहाँ पे आप गलती कर बैठते हो, तो वहाँ पे आपकी गलती कैसे नहीं करनी। देखिए, जैसे मैं लिखा जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पेड़ से पत्ता गिरता है। पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। यहीं पे हम दूसरा लिखेंगे, पक्षी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। एक और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, वह रात भर सोता रहा। देखो, आपको हर बुक्स में ये एग्जाम्पल आपको लिखे मिल जाएंगे, और फिर भी आप इसको क्या करते हो? आप गलत कर देते हो। तो उसका देखो रीजन क्या है। जैसे हमने क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जैसे हमने परीक्षा में, पेपर में मतलब परीक्षा देने गए और वहाँ पे आपको एकदम क्वेश्चन मिल गया पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आप क्या करते हो कि तुरंत आकाश को आपने क्या मान लिया? कर्म मान लिया। तुरंत आप क्या मानते हो? कर्म मान लेते हो। ऐसे वह रात भर सो रहा है, सोता रहा, रात भर से सो रहा है। ऐसे लिखिए, रात भर से सो रहा है। रात भर से सो रहा है। देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आप बोलोगे क्या गिरता है? तो आप तुरंत क्या बोलोगे? क्या गिरता है? पेड़ से पत्ता गिरता है।
अब देखो पेड़ से, तो आपको पता है कि यहाँ पे तो अपादान है, कर्ता ने कर्म को करड़ से, तो क्या बोलोगे? कर्मता ने कर्म को करड़ से, तो क्या बोलोगे आप? पेड़ से। तो आप तुरंत समझोगे कि यहाँ पे जो पेड़ है वो तो आपका अपादान है, क्योंकि पेड़ में अपादान है। अब देखो यहाँ पे जो गिरना क्रिया है, ये क्या है? गिरना। ये क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो आप बोलोगे क्या गिरता है? आप बोलोगे कि क्या गिरता है? क्या से अगर मान लीजिए आपने उसका आंसर भी ढूंढ लिया कि क्या गिरा, तो आप कहोगे पत्ता गिरा। तो अगर यहाँ पे देखिए आपने पत्ता को क्या किया, पत्ता को हम कर्म मान लेते हैं, पत्ता को क्या मान लेते हैं? कर्म मान लेते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ सोची है कि जो यहाँ पे अगर पत्ता को आप कर्म मान लोगे और पेड़ में आपने क्या मान लिया है? अपादान मान लिया है, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो जो गिरने का कार्य कर रहा है वो कर कौन रहा है? तो आपको पता है पत्ता कर रहा है, तो पत्ता को हम कर्म नहीं मान सकते, क्योंकि इसे हम मानेंगे क्या? कर्ता। क्योंकि यहाँ पे जो कार्य किया जा रहा है गिरने का, वो पत्ते के द्वारा किया जा रहा है, न कि पेड़ से। तो अब पेड़ को तो कर्ता आप मान नहीं सकते, तो कार्य जो किया जा रहा है वो कौन कर रहा है? पत्ता कर रहा है। तो पत्ता यहाँ पे क्या है आपका? कर्ता है। पत्ता क्या है आपका? कर्ता है। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो क्रिया के सबसे पास में होता है, हमेशा प्रभाव किस पे पड़ता है? उसी पे पड़ता है। दूसरा पॉइंट से आप समझिए, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आप बोलोगे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उड़ना आपकी क्या है? यहाँ पे क्रिया है। इसके साथ हमने लगाया क्या? क्या उड़ता है? तो आपको आंसर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। मान लीजिए आपने इसका आंसर लगा भी दिया कि क्या मिलता है, तो हमने बोल दिया पक्षी। पहले तो आपको मिल नहीं रहा है, लेकिन आपने फिर भी जबरदस्ती लगा दिया, मान लो जबरदस्ती मनवा दिया कि नहीं हम तो सर मानेंगे कि पक्षी है। तो हमने चलो मान भी लिया कि पक्षी है। अब यहाँ पे ये बताइए, अधिकरण, कर्ता ने कर्म को कर्तृ के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना संबंध का के अधिकरण में, तो आकाश में। अब बताइए आकाश हो गया यहाँ पे अधिकरण, आकाश क्या हो गया? अधिकरण, अधिकरण हो गया। और उड़ना आपको पता है क्रिया है। अब पक्षी, आपको पक्षी आपने क्या मान लिया? इसको कर्म मान लिया। क्या उड़ता है? मैंने आपको क्या बताया था? यदि क्या से आपको आंसर मिल जाए, क्या से आपको आंसर मिल जाए तो होता है सकर्मक, और क्या से आंसर ना मिले तो कौन सा होता है? अकर्मक। अब मान लीजिए आपने क्या से उत्तर ढूंढ भी लिया जबरदस्ती के, पक्षी हो गया। पक्षी को आपने मान लिया कर्म। अब देखिए अगर पक्षी को आपने कर्म मान लिया, तो भाई अब ये बताइए कि अगर हमने इसको कर्म मान लिया है, तो फिर इस जो क्रिया ये हुई है उड़ने की, ये हुई किसके द्वारा है? कर्म तो क्या होता है? कर्म होता है जो क्रियाकर्ता के द्वारा जो कार्य किया गया था उसका रिजल्ट होता है, वो परिणाम होता है। लेकिन यहाँ पे कार्य किया किसके द्वारा गया? तो यहाँ पे देखो जो आपका पक्षी है वो हमेशा क्या रहेगा? करता है। क्योंकि कार्य को कर कौन रहा है? उड़ने का कार्य कर कौन रहा है? पक्षी। और किस में कर रहा है? अधिकरण में, यानी आकाश में कर रहा है। तो यहाँ पे कर्म नहीं है, तो ये भी कैसी है आपकी? अकर्मक है। कौन सी क्रिया होगी आपकी? अकर्मक। ऐसे देखिए वह रात रात भर से सो रहा है। पहले तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि सो रहा है तो क्रिया कौन सी है? सोना क्रिया कैसी है? अकर्मक है। तो देखो वह आपको पता है करने वाला है, तो करता हो गया। रात भर, रात भर से, तो आप क्या करोगे? कर्ता ने कर्म को करण से, नींद नींद उसके पास ही तो है, तो करण हो गया इसमें। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है? रात भर से क्या करना है? यहाँ पे देखो कोई भी कर्म क्या सो रहा है, अब इस काम पर ढूंढ सकते हो क्या सो रहा है? नहीं पता। तो जिसको हमको नहीं पता वो क्रिया कैसी होती है? हमेशा अकर्मक। जहाँ पे हमको कर्म मिल जाए वो क्रिया कैसी होती है? हमेशा सकर्मक होती है। और नेक्स्ट पॉइंट आप कुछ नहीं, केवल आपको ये समझना है अब, क्या समझना है कि क्रिया कितने प्रकार की होती है कर्म के आधार पे? दो प्रकार की, अकर्मक और सकर्मक। जिसके साथ कर्म ना हो अकर्मक, जिसके साथ कर्म हो तो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक। ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। हो सकता अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि अकर्मक और समक्रमक क्या होता है। और फिर भी अगर आपको डाउट लगेगा तो मैं इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको, मात्र 3-4-5 मिनट की होगी, किसी दिन आपको शॉर्ट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो। तो आज के लिए हम यहीं पे इसको सेशन को रखते हैं। बाकी जो व्युत्पत्ति के आधार पे है जो भी क्रियाएं हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो तब तक के लिए सभी दोस्तों को राधे राधे,
राम राम, बाय बाय।